हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बोर्ड द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक में से एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने से पहले हमें इसके टर्मिनोलॉजी से वेल फैमिलियर होना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके टर्मिनोलॉजी से वेल फैमिलियर हो जाते हैं ताकि क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला टर्म जो आता है वह आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी रेशो में, किसी भी प्रपोर्शन में हम मिक्स करते हैं तो उनकी वजह से जो बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और डेफिनेट प्रपोर्शन में अगर हम मिक्स करते हैं और केमिकली कंबाइन करवाते हैं तो वह कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे पहला डिफरेंस यह है, वहां डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, यहां इनडेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। किसी भी क्वांटिटी में मिक्स करोगे तो जो बनेगा वह मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद एक ही दिखाई दे यानी सिंगल फेज में अपीयर हो तो वह होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। दोनों अलग अलग अपीयर हो तो वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दो तो एक ही फेज दिखाई देगा, वो भी दूध, तो वह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर आप पानी में तेल मिलाते हो तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, तो वह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सोल्यूशन भी एक मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सब कौन से मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना होगा? तो हमको पता है मिक्सचर कम से कम दो कंपोनेंट से बनता है। तो एक कंपोनेंट सॉल्यूशन का कहलाएगा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट कहलाएगा सोल्यूट। तो सॉल्यूशन भी मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सॉल्वेंट और सोल्यूट का। कौन से टाइप का मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो पूरा बोलते हैं एक बार में, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट्स। यह सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम क्वांटिटी होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी मिनिमम होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। स्टूडेंट, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझो तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वह सॉल्वेंट कहलाता है, और सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सोल्यूट कहलाता है। स्टूडेंट, या दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं, जो डिसॉल्व हो जाता है वो सोल्यूट होता है, जो डिसॉल्व कर देता है वो सॉल्वेंट होता है। और वाटर की बात करें, वाटर जिसको हम H2O कहते हैं, यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि 90% चीजें जो अर्थ पर हैं वह वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। कितने परसेंट? 90% चीजें, इसलिए वाटर को कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो बाकी नहीं डिसॉल्व होती है उनको हम बेंजीन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कह सकते हैं, उनमें डिसॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं राउल्स लॉ में। बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है, उसमें चीनी और पानी है। चीनी एक कंपोनेंट, पानी एक कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट। वह सॉल्यूशन कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम चीनी, पानी और नमक तीन चीजें डाल दिए तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट हो तो उसे हम क्वाटनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जितने भी टाइप के सॉल्यूशन दिए हुए हैं सबके सब बाइनरी सॉल्यूशन है। होप आपको बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में नापते हो? मोल में। तो सॉल्वेंट के सपोज दैट सॉल्यूशन में N1 मोल है और सोल्यूट के कितने मोल है? N2 मोल है।
ध्यान से सुनिए, सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? N1 मोल्स है, और सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? N2 मोल्स है सोल्यूशन के अंदर। तो N1 प्लस N2 क्या होगा स्टूडेंट? N1 प्लस N2 की बात करें तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल, दोनों के मोल मिला के क्या बना? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो N1 प्लस N2 को हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूशन के। अब इस चैप्टर में एक टर्म पढ़ना है, वही ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, ना कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर, उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, ना कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर, उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते क्यों है? पर्पस क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पढ़ने का? तो एक ही पर्पस है, टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलार मास निकालना, किसका? सॉल्यूट का। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक टर्म की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। दरअसल ये एक्स नहीं, जीटा होता है, लेकिन यहां एक्स से पढ़ लो, क्योंकि हम जीटा एक ग्रीक वर्ड है, बार बार बोलेंगे बहुत कंफ्यूज होंगे, तो एक्स से पढ़ रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्वेंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x1 से। एक और होता है मोल फ्रैक्शन, काहे का? ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x2 से। ध्यान से समझिए, क्योंकि राउल्स लॉ में पढ़ना है, और राउल्स लॉ पर बेस कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो राउल्स लॉ के बिना आंसर नहीं कर सकते। और क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के कई सारे आंसर्स रॉन्ग है, तो उसको समझने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन समझ में आना जरूरी है। सबसे पहले ये इस बात से फैमिलियर हो जाओ कि मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को x1 से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x2 से। क्योंकि एमसीक्यूज में एक आंसर रॉन्ग है, उसको इसी के थ्रू हम समझने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? N1 upon N1 plus N2. What is N1 student? N1 is a number of moles of solvent. यह N1 क्या है? Number of moles of solvent है। N2 क्या है? Number of moles of solution है। The ratio of number of moles of solvent to the number of moles of solution is called mole fraction of solvent. सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मोल्स का अपॉन का मतलब रेशो, जो रेशो होगा उसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। ऐसे ही सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मोल का जो रेशो होगा उसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। होप आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट समझ में आ गया है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट। कोई गिवन कंपोनेंट और सॉल्यूशन के मोल्स का जो रेशो होगा, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट एंड द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। और वह गिवन कंपोनेंट आइदर सॉल्वेंट होंगे और सॉल्यूट होंगे। जैसे ही गिवन कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बन जाएगा, और गिवन कंपोनेंट सॉल्यूट होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बन जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किए? x से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके समझते हैं। देखो, हमको पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। चलिए x1 की वैल्यू लिखते हैं। x1 क्या है? n1 अपॉन n1 प्लस n2। n1 अपॉन n1 प्लस n2 है। x2 क्या है हमारे पास? n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या डिनोमिनेटर सेम है? हाँ सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं इनको।
N1 प्लस N2 एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, N1 प्लस N2 हो गया, कैंसल हो गया, कितना आया मोल फ्रैक्शन 1। ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन 1 हो उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, इसको बहुत यूज करने वाला हूं मैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन 1 हो उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। x की वैल्यू 1 हो, या ऐसा भी लिखा जा सकता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन कितना हो 1 हो उसे हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो होप आपको इतने सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बेस पर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले उस लॉ को समझ लेते हैं, उस लॉ का नाम है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि कई बार हमसे पूछा है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस बताओ, तो उसका आंसर हम राउल्स लॉ के थ्रू ही दे सकते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है, कहता है एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट हो गया हमारा, और दूसरा कंपोनेंट बी, ये दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन की, और दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो, अगर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, किनका, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का, इनके ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पार्शियल प्रेशर समझते, अगर आपके कई सारे भाई बहन हैं तो आपके मां बाप खुद ही सोच लो सबको बराबर प्यार नहीं करते होंगे, पार्शियलिटी करते होंगे। तो ऐसे लिक्विड और गैस के अंदर भी पार्शियल प्रेशर का ऑप्शन होता है स्टूडेंट, यानी इक्वल प्यार नहीं करता है वो, सब पर अलग अलग प्रेशर अप्लाई होता है, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यानी कंपोनेंट ए पर अलग प्रेशर लगेगा, कंपोनेंट बी पर अलग प्रेशर लगेगा, दोनों पर अलग अलग होने की वजह से पार्शियलिटी हुआ, जैसे आपके घर में होता है। तो कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर P1 है, मोल फ्रैक्शन x1 है, और इसका पार्शियल प्रेशर P2 है, मोल फ्रैक्शन x2 है। तो अगर कंपोनेंट ए की बात करें तो ये जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके ही मोल फ्रैक्शन के, और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन यानी x2 के। तो राउल्स क्या कहते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो, दोनों वोलेटाइल हो, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा इनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं इसका, तो क्या होगा, राउल्स लॉ फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट पर लगाएं तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1 के, यही तो है राउल्स क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो P1 इज इक्वल टू, देखो यहां प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आ गया, P1 नॉट x1, यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। और P1 नॉट क्या है, where P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। अगर वोलेटाइल होंगे तो वेपर प्रेशर होगा, नॉन वोलेटाइल होंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, इवापोरेट हो ही नहीं रहा होगा। यह हमारा पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, राउल्स लॉ फॉर सेकेंड कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट के लिए हम राउल्स लॉ की बात करें तो पार्शियल प्रेशर P2 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, x2 के। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान से देख के बताओ P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ऐसे P2 नॉट क्या है, वेयर P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ
सेकेंड कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। आपके बुक में राउल्स लॉ का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है पहले ये समझ लो। आपके बुक में दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहां इनटू है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो सही बात है, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर को डाल्टन के लॉ के थ्रू सॉल्व किया जाता है। टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, दोनों पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, P1 की वैल्यू हमारे पास है P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, और ये हो जाएगा P2 नॉट x2। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x1। अरे बाइनरी सोल्यूशन की तो बात कर रहा हूं जिसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 होगा, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, देयरफॉर P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1। देखो x2 के पोजीशन पर मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, P2 से मल्टीप्लाई कर दो, P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट इंटू 1, P2 नॉट यहां प्लस है यहां माइनस है, माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा P2 नॉट x1। तो देखो इसके पास x1 है, इसके पास x1 है, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो P इज इक्वल टू हमको मिल गया P2 नॉट प्लस P1 नॉट x1 माइनस P2 नॉट x1। स्टूडेंट इस लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा, देखो दोनों में x1 कॉमन दिख रहा है, हां कॉमन ले लेते हैं, तो अब हमको मिल जाएगा P इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1, और यही हमारा राउल्स लॉ का फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट x1। आगे कहते हैं राउल्स, अगर इसमें से एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो जाए, यानी रूम टेम्परेचर पर वेपर ना बनाए, तब अगर सेकंड कंपोनेंट यह नॉन वोलेटाइल हो जाए, नॉन वोलेटाइल NV लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका वेपर प्रेशर P2 नॉट क्या हो जाएगा 0। तो P2 नॉट 0 हो जाएगा, तब क्या मिल जाएगा P इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा P2 नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस P1 नॉट माइनस 0 x1। तो हमको मिल जाएगा P इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ध्यान रखना यह तब मिला जब एक कंपोनेंट क्या हो गया नॉन वोलेटाइल हो गया, यहां दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। ध्यान से कॉपी कर लो, इसी के बेस पर हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैंने क्या कहा, राउल्स लॉ कहा अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा इनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिख लीजिए स्टूडेंट। अब हम एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको ध्यान से देखो। कह रहा सुगर डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज, हमारे पास क्या है शुगर और दूसरा क्या है वाटर। तो वाटर को देखते हैं, HOH एक एंगुलर मॉलिक्यूल है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, O डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव, और यह भी H डेल्टा पॉजिटिव। यानी यह कैसा मॉलिक्यूल है, यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। अरे डायपोल दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पोलर मॉलिक्यूल है। शुगर कैसा मॉलिक्यूल है, शुगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बांधते हैं तो शुगर बनता है, C12H22O11। तो यानी उसके अंदर OH होता है, और OH होने की वजह से इसके अंदर क्या है OH,
OH होने की वजह से यह भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। और केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक्स, यानी पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, यही इंटरेस्टिंग लाइन है जो बोलने जा रहा हूं। यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहां हाइड्रोजन है। यहां क्या है? हाइड्रोजन, और यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये देखो, एक साइड ए हो और एक साइड बी हो, ठीक है। अगर इन दोनों, यह मॉलिक्यूल शुगर का है, यह मॉलिक्यूल वाटर का है, या कोई भी मॉलिक्यूल हो सके, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, इसके पहले वाले के पास हाइड्रोजन हो, क्या हो? हाइड्रोजन, और दूसरे के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो स्टूडेंट, है क्या यहां पे? यस। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। कौन सा बॉन्डिंग? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। कौन सा बॉन्डिंग बनेगा? ऐसा ऐसा डॉट 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 बॉन्डिंग बनेगा। इस बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो शुगर वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है? क्योंकि शुगर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके एंड में हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, सी है, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। किसकी बात किया है? गैस किसके अंदर? इन वाटर। इसके सॉल्युबिलिटी की बात करनी है। कौन सा लॉ लगेगा? हेनरी का लॉ लगेगा। हेनरीज लॉ किस पर है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर। तो उससे पहले एक टर्म समझ लेते हैं। अगर हम किसी सॉलिड को, किसको? सॉलिड को किस में डिसॉल्व करते हैं? लिक्विड में। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, यानी सॉलिड हमारा क्या है? सॉल्यूट, और लिक्विड हमारा क्या है? सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्युबिलिटी को तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है नेचर। जो सॉलिड आप डिसॉल्व कर रहे हो और किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, दोनों अगर पोलर हैं तो इजीली डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर हैं तो नहीं इजीली डिसॉल्व होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। दूसरा टेम्परेचर। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि डिसॉल्व होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस चाहिए, वहीं पर तो जाके डिसॉल्व होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की। और तीसरा होता है प्रेशर। प्रेशर का यहां ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब हम गैस को लिक्विड में यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब भी यही तीन कंपोनेंट है, लेकिन हमसे एक पूछा है, कौन सा? टेम्परेचर का। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और यहां टेम्परेचर पर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है स्टूडेंट। यहां प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ध्यान रखना, अगर प्रेशर के साथ पूछ लेगा, जब गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यहां पर प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, क्योंकि हम गैस इन वाटर की बात कर रहे हैं। चलिए थर्ड एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आर। हेनरी के लॉ का कांस्टेंट पूछा है, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको हेनरी लॉ के लॉ के बारे में बताया। हेनरी का लॉ कहां लगेगा? जब गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और इसी को सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है के एच इंटू पी। यही जो के एच है यही हमारा क्या है? हेनरी का कांस्टेंट है, और इसी का हमें यूनिट बताना है। तो चलिए पी को इधर ले आइए, तो एस अपॉन पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल गया हमको? के एच। एस क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट।
तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स अपॉन प्रेशर है, इसका यूनिट क्या होगा बार KH। अब इसको भी ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ये किसका यूनिट हो गया KH का। तो होप आपको ये हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब बेसिक एक्सप्लेन किया था तब बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, ना कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर। तो इसका आंसर डी है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट। द फॉलोइंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो इसका रूल होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसका आंसर सुन लीजिए 0.5 मोलार कॉपर सल्फेट, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे नहीं बताते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कैसे वेपर प्रेशर घटता है, कैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ रिलेटेड है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसका आंसर जो दिया है वो रॉन्ग है, तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं इसका असली आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। रॉल्स लॉ हमको पता है P इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1, यही था। अब यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि कंटेनिंग डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट एक कंपोनेंट जो मैंने बात किया था बी कंपोनेंट, वो नॉन वोलेटाइल हो गया, वह वेपराइज होगा ही नहीं, तो वेपर नहीं बनाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे P2 नॉट इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू 0 प्लस P1 नॉट माइनस 0 x1। P इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट P1 नॉट x1। ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर कैसे हम लोग लाएंगे। हमको पता है स्टूडेंट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, ये x1 की वैल्यू आ गई। चलिए यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर हमको P मिल जाएगा P1 नॉट 1 माइनस x2। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। स्टूडेंट अगर इसको उस साइड भेज दे और x2 को इधर ले आए तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तब हमको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 1 माइनस P अपॉन P1 नॉट, यही है ना। चलिए इसके अपॉन में 1 है, सॉल्व करते हैं। तो x2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा P1 नॉट इंटू 1, तो क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट। अब देखो ये क्या है, यह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्या है स्टूडेंट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इसको जरा पहचानिए, x2 से किसको रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किए थे, इसीलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। तो यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यहां पर आंसर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यह आंसर रॉन्ग है। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो बी का आंसर दिया है वह करेक्ट है। देखो यहां पर कहां नहीं डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के तो बराबर है ना, तो बी आंसर सही है, ना कि यहां पर जो सी दिया हुआ है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, किसी भी एमसीक्यूज को ऐसे ही रट मत डालना। बहुत सारे एमसीक्यूज के आंसर्स रॉन्ग है स्टूडेंट, तो पहले अपना लॉजिक लगाओ, माइंड लगाओ, पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज को। ये नहीं जो बोर्ड ने दे दिया उसी को हमने रट लिया, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक कई सारे जगहों पर हुई है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 भी स्टूडेंट इसका आंसर रॉन्ग है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं रॉन्ग नहीं कहूंगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ। ध्यान से सुनिए, राउल्स कहते हैं, यहां भी राउल्स है, राउल्स कहते हैं अगर इक्वी मोलार क्वांटिटीज, अगर दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं ए और बी, दो अलग अलग कंपाउंड है, सब्सटेंस है, दोनों का एक चीज सेम है, मोलर मास। अगर दोनों इक्वी मोलार हैं, क्या है? इक्वी मोलार, और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सपोज दैट इसको 1 लीटर में डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, इसको भी 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, दोनों को 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, दोनों का कैसे क्वांटिटीज हैं? इक्वी मोलार है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो ए वाला जितना फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा, नहीं घटाएगा, बी वाला भी उतना ही घटाएगा। ये राउल्स कहते हैं व्हेन इक्वी मोलार क्वांटिटीज आर डिसॉल्व इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट टू द सेम एक्सटेंट, ऐसा राउल्स ने कहा था। सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यह कहलाता है मोलालिटी, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। ये केएफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब अगर इस कांस्टेंट की बात करें, ऑप्शन में जो चौथा आंसर दिया है डी, यह सही है। देखो क्वेश्चन में तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की बात किया है, तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो जो उसका यूनिट दिया है केजी पर मोल, यही दिया है ना, तो ये वाला आंसर सही है। अगर उस कांस्टेंट को हटा दे, पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह पढ़े, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हटा के पढ़े, ऑफ सॉल्वेंट इज, ठीक है, तो इस तरह से अगर खाली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ तो मोलालिटी से कोई इसका कोई लिंक नहीं होगा, इसको अपॉन में लाना पड़ेगा। तो अगर केएफ का रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, तो यहां पर आंसर जो है ये रॉन्ग है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो मोलालिटी होना चाहिए था, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की बात नहीं करना चाहिए था, खाली फ्रीजिंग पॉइंट की। तो यहां पर अगर कांस्टेंट की बात करेगा तो ऑप्शन डी सही है, अदरवाइज खाली फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। तो ध्यान रखना, यहां पर जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से बात करेगा और ये आंसर लिखिएगा। जब भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करेगा तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इक्वी मोलार क्वांटिटीज जब डिसॉल्व किए जाते हैं सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तो वो सेम फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करते हैं। और कांस्टेंट की बात करेगा तो यूनिट ले लीजिएगा। चलिए 8th वाले को देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोलार यूरिया एंड 0.1 मोलार सुक्रोज। यूरिया एंड सुक्रोज दिया है, दोनों का मोलार मास जो दिया है सेम, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही होगा स्टूडेंट। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों इक्वल अमाउंट में इक्वल प्रेशर पे वह फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को स्टॉप करेंगे, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दोनों के अंदर। चलिए 9th वाले की बात कर रहे हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, यानी KH की वैल्यू दी है। 9th वाले में देखो KH की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर बार इनवर्स, यही यूनिट होता है। और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर का यहां कोई काम नहीं है। पार्शियल प्रेशर हमारा कितना दिया है स्टूडेंट? 0.65 बार, 0.65 बार। पूछा क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या है हेनरी का?
S is directly proportional to P. S is equal to KH into P. S is equal to KH की वैल्यू है 6.7 into 10 raised to minus 4 और P कितना दिया हुआ हमारा 0.65। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 4.355 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 ऐसा ही रहेगा, तो 10 रेज़ टू माइनस 4 यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो ये था आपका एमसीक्यूज। आगे के चैप्टर के एमसीक्यूज को बड़े ध्यान से पढ़ना, कई सारे जगहों पर राउंड हुआ स्टूडेंट। अब चलिए हम 1 मार्क के क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट। अब हम 1 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है और 2-3 सॉल्यूशन है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ठीक है, इन सबके कॉन्सेंट्रेशन होंगे, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगाते हैं? सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सोल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है तो डाइल्यूटेड यानी लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर इस सोल्यूशन ए जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बाकी सोल्यूशन जो भी है उनके कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है तो इस सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसका सोल्यूशन बाकियों के कॉन्सेंट्रेशन से क्या है ज्यादा है, बाकी मतलब ये सिर्फ बी ही हो बाकी सब नहीं हो, तो बी के कॉन्सेंट्रेशन से ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इन बाकियों के कॉन्सेंट्रेशन से लो है तो इसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जब इन सब का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को बताओ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अभी हमने आपको पढ़ाया था डेल्टा टीएफ is directly proportional to m. Delta TF is equal to KF into m. इसी को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। चलिए इसको इधर ले आते हैं। डेल्टा TF अपॉन m इज इक्वल टू किसके होगा KF के। इसको कई सारे तरीकों से डिफाइन किया जाता है। एक तरीका तो यह है द रेशो ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टू द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है अगर हम मोलारिटी को यूनिट कर दे यानी मोलारिटी किसी भी सॉल्यूशन की 1 कर दे तो उसका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आया? अगर हमने इसको 1 कर दिया तो दोनों सेम हो जाएगा, तो जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। राइट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। देखो थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ये देखो ये प्योर सॉल्वेंट। इसका अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट यह T0 है। क्या है? T0। जैसे ही इस प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सॉल्वेंट था तो इसमें हम क्या डाल दिए? सॉल्यूट, तो वह फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टीएस से। तो जब कभी भी हम
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फिर से पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन अ वोलेटाइल और प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस, और वह डिक्रीमेंट जो होगा उसे हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और ग्राफ के थ्रू भी बात करने वाले हैं। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा? सॉल्यूशन का, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS होगा। The difference between freezing point of pure solvent and the freezing point of solution is called depression of freezing point. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो यहां भी वही कहानी है, एक प्योर सॉल्वेंट है, वह वेपराइज हो रहा है, और उसका अगर वेपर प्रेशर की बात करें, देखो वेपराइज हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर जो है वह P0 है। जैसे ही इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया, वो भी नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PS से। अब वह वेपर बनाना कम कर देगा, क्योंकि जैसे ही हमने सोल्यूट डाल दिया अब वह ज्यादा हीट मांगेगा वेपर बनाने के लिए, यानी उसके वेपर बनना कम हो गए। तो लोअर कितना हुआ? अगर लोअरिंग निकालना हो तो लोअरिंग कैसे निकालेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसका वेपर ज्यादा था? प्योर सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। अगर इसी को अगेन हम P0 से डिवाइड कर दें तो यह क्या बन जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0। अब बताओ किस किस का रेशो है ये? यह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। द रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या कहेंगे हम? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P0। यह हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। स्टेट्स राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ हमने पढ़ लिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। करा स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ भी हमने पढ़ा। When a gas dissolve in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure. S directly proportional to P। और राउल्स लॉ लगाते हैं तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, तो यहां पर मिल जाएगा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा x। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन भी होता है। दोनों को कंबाइन कर लो, S is directly proportional to P according Henry's law, P is directly proportional to X according Raoult's law। दोनों को मिक्स किया तो ये भी मिल गया, यानी solubility of gas in liquid is directly proportional to mole fraction भी होता है स्टूडेंट। What type of solution exhibit positive deviation from Raoult's law? इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी भी समझ लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम राउल्स लॉ के थ्रू सॉल्यूशन की बात करें तो दो टाइप के सॉल्यूशन हैं यहां पर। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक टेंपरेचर और कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो राउल्स लॉ को हर एक टेंपरेचर और कॉन्सेंट्रेशन पर फॉलो नहीं करे, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में कोई डिविएशन नहीं होगा, क्योंकि राउल्स लॉ को हर एक टेंपरेचर और कॉन्सेंट्रेशन पर फॉलो कर रहा है, तो कोई डिविएशन नहीं होगा। ना ही पॉजिटिव डिविएशन होगा, ना ही नेगेटिव डिविएशन होगा। आगे हम डिटेल में 4 मार्क के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन देखने को मिलेगा, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे।
अब ये पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन कौन दिखाते हैं जरा समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल भी बता दूंगा। देखो, एक प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, मान लो उसके अंदर कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा सॉल्यूशन है, उसके अंदर कंपोनेंट बी करके है, ये उसके कंपोनेंट है। अब ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड या इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच में कोई बॉन्ड या इंटरेक्शन होगा, जब दोनों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो बनेगा ए बी। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। देखो ये सॉल्यूशन अब हम बना रहे दोनों को मिक्स करके, ये ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। देखो पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन की अगर हम बात करें तो रॉल्स लॉ के थ्रू हम क्या निकालते हैं, टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर आना चाहिए रॉल्स लॉ के थ्रू, उसके बाद प्रैक्टिकली हमने किया वह जो टोटल प्रेशर आया, जो हमने प्रैक्टिकली किया और रॉल्स लॉ से निकाला, अगर दोनों में डिफरेंस अगर आता है तो वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और रॉल्स लॉ से जो हमने प्रेशर निकाला और जो प्रैक्टिकली हमने प्रेशर देखा, अगर दोनों सेम आते हैं तो वह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। अब प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसी पर पॉजिटिव डिविएशन होता है, इसी पर नेगेटिव डिविएशन होता है। तो देखो ए और बी के बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा ए बी बनाने के लिए, बी और बी के बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर हम ए और ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी लगेगी। मान लो 20 जूल लगी। बी और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 30 जूल एनर्जी लगी। अब दोनों को जितना यहां पर एनर्जी रिक्वायर हुआ बनने में उतना एनर्जी लूज होना चाहिए। अब यहां पर 60 जूल लग गया स्टूडेंट। देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 50, लेकिन एनर्जी यहां से ज्यादा रिलीज हो गई। अब एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई यानी यहां पर कहेंगे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है। अब वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, घट सकता है या बढ़ सकता है। आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा 4 मार्क में, अभी बस हिंट दे रहा हूं कि ऐसा होता है। यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग यह भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आज तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि 50 ml एक सोल्यूशन लिया, 20 ml एक सोल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया तो 50-20 कितना हो जाएगा, 70 ml सोल्यूशन बनेगा, ऐसा हमको पता है और आज तक हम यही पढ़ते आए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 ml एक सोल्यूशन लिए, 20 ml एक सोल्यूशन लिए, दोनों को मिलाए 70 ml ही सोल्यूशन होगा। यह तो आइडियल कंडीशन है। अगर नॉन आइडियल कंडीशन देखें, भाई इनके बीच में जो बॉन्ड था, इनके बीच में बॉन्ड था, वो बॉन्ड क्या हो गया, पहले इनके बीच में बॉन्ड क्या था, कमजोर था, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज हो गए, तो वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन जब नया सोल्यूशन बनाया तो उनके बीच बॉन्ड क्या हो गए, वीक हो गए, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत सारे कंडीशन है, तो कभी ऐसा मत बोलना कि 50 ml और 20 ml मिलाने की वजह से 70 ml सोल्यूशन बनेगा, ये रॉन्ग है। यह आप किसकी बात कर रहे हो, आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हो। तो स्टूडेंट अगर आप पोलार सॉल्वेंट या नॉन पोलार सोल्यूट लेते हो, एक पोलार हो दूसरा नॉन पोलार हो, तो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिलता है। देखो मैंने इतना सारा घुमा फिरा कर आपको पॉजिटिव डिविएशन के बारे में बताया। अगर दोनों पोलर होंगे तो वहां पर नेगेटिव डिविएशन देखने को मिलता है, आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो कैसे सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वह रॉल्स लॉ में पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। और पॉजिटिव डिविएशन कौन दिखाता है, जब एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो तो वह पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा, और जब दोनों नॉन पोलर होंगे तो वह नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे। आगे हम डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल है।
कह रहा इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं ए और बी, दोनों का हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है स्टूडेंट, ए। उसका वेपर प्रेशर हम किससे लिखते हैं, P1 नॉट से, इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 0.600। आगे कह रहा है कि दूसरा कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट बी की बात किया है, इसका वेपर प्रेशर हम किससे लिखेंगे P2 नॉट से, और यह हमें दिया हुआ है 0.933। दोनों बार में होंगे क्योंकि दोनों प्रेशर है। व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात किया है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। यही तो पूछा है हमसे कि x2 क्या होगा, और टोटल प्रेशर दिया हुआ है हमारा, टोटल प्रेशर दैट इज P, कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.8 बार, 0.8 बार। अब किसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, राउल्स लॉ के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू हमको क्या पता है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यह जीटा 1 जीटा 2 कहलाता है, लेकिन यहां पर मैं x बोल रहा हूं। देखो हमको x2 चाहिए, यानी x1 को हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि x1 नहीं दिया है यहां पे, तो x1 इलिमिनेट कर देते हैं। बट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो इलिमिनेट करते हैं। P इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ध्यान से यहां पर देखिए, इसको मैं बाद में लिख दूं, इसको पहले लिख दूं, यस। P इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। कुछ कॉमन ले सकते, यस। P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P1 नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास P2 नॉट माइनस P1 नॉट, कॉमन हो गया x2। देखो अब हमने फार्मूला बना लिया, यह हमारा फार्मूला हुआ। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए इनडायरेक्ट लिखा। अब टोटल प्रेशर की वैल्यू हमको दी हुई है, कितना है हमारे पास टोटल प्रेशर 0.8, तो ये 0.8 हो गया। P1 नॉट की हमारे पास वैल्यू है, क्या है हमारे पास P1 नॉट 0.600 प्लस P2 नॉट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, P2 नॉट 0.933 है, माइनस P1 नॉट हमारे पास कितना है 0.600 x2। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, ये प्लस है, इक्वल के इस साइड माइनस, 0.8 माइनस 0.600 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.333 x2। यही आएगा ना, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। यहां पर सॉल्व करेंगे 0.8 माइनस 0.6, तो यह हो जाएगा 0.200 इज इक्वल टू 0.333 x2। इसको इधर लाएंगे, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 0.200 डिवाइड बाय 0.333। अब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो डिवाइड करने पर आपका जो आंसर दिया है वही आएगा। आंसर क्या दिया हुआ है 0.600, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.600। क्या मोल फ्रैक्शन है, तो कोई यूनिट तो होगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो होप
कैसे किया गया इस न्यूमेरिकल को? सबसे पहले फार्मूला डिराइव किया, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह भी एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0.043 बार, ये हमारा प्योर लिक्विड यानी सॉल्वेंट है, इसके वेपर प्रेशर की बात किया। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बन जा रहा है। तो इसका वेपर प्रेशर हमारा PS है, जो कि दिया हुआ है 0.041 बार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता। देखो घटा, यस। आगे कह रहा है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पूछा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा P अपॉन P0। फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0, यही तो फॉर्मूला है। चलिए बताइए P0 क्या है? इसको ऐसा भी लिख सकते थे, सॉल्व किया ऐसा। P0 क्या है हमारे पास? 0.043 है, माइनस PS क्या है हमारा? 0.041 है, अपॉन 0.043। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.002 अपॉन 0.043। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 0.0465 क्या बार, और यही हमारा आंसर होगा। इतना लोअर हुआ स्टूडेंट। तो होप आपको यह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए अब हम 2 मार्क के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। 2 मार्क्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू दिया है N2RT/V। कह रहा है कि मोलर मास के टर्म में इक्वेशन बना के बताओ, यानी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बताओ। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला है, जिसको ऐसा भी लिखा जाता है मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है। तो N इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/M। अब यहां पर N2 है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात किया, तो N2 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। व्हाट इज M2? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई इज इक्वल टू N2 के जगह पर क्या लिखेंगे? W2 अपॉन M2 इंटू RT/V, यही तो मिलेगा हमको। RT/V वैसे ही रखा मैंने। चलिए इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा? M2 इज इक्वल टू W2RT/V। क्या मिल गया? M2 इज इक्वल टू W3RT/V। What is W2? वेट ऑफ द सॉल्यूट। R गैसियस कांस्टेंट, T हमारा क्या है? टेम्परेचर, पाई क्या है हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम। यही 2 मार्क के लिए था स्टूडेंट, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर से आ गया आइडियल एंड नॉन आइडियल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन पर फॉलो करे उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो रॉल्स लॉ को
हर एक टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन पर फॉलो ना करे उसे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है राउल्स लॉ को ये फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा। इसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होगा, इसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा और छोटा होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे, जो कि हम 4 मार्क में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से। इसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होगा, इसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये भी 0 नहीं होगा। यानी चेंज इन वॉल्यूम इसका या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए, 2 मार्क का है, 4 पॉइंट लिखना है। चौथा पॉइंट हम एग्जांपल लिखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव द 2 पॉइंट टू एक्सप्लेन व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो, जब कभी भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर उसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और उसी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के दूर दूर थे। जब हम इसमें सोल्यूट डाल देते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन इंट्रैक्शन होने लगता है, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कम और ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर अल्टर हो जाता है। आगे डिटेल में हम बात करेंगे, बस इतना जान लो, उनके बिटवीन इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को 3 फैक्टर हैं जो अल्टर करते हैं। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा इंप्योरिटी, इंप्योरिटी, और तीसरा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसका नेचर, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। स्टूडेंट कह रहा है 4th क्वेश्चन, केएफ और केपी किस वे में सिमिलर है और किस वे में डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम केएफ जान लेते हैं। केएफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। केबी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो यही हो गया कि दोनों अलग अलग कांस्टेंट है। ये कहां मिलेगा? फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ये कहां मिलेगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो डिफरेंस तो पता चल गया हमको। दोनों मोल्स या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? सॉल्वेंट पर, अमाउंट ऑफ, सोल्यूट पर नहीं डिपेंड करते। यही इन दोनों में सिमिलैरिटीज है। दोनों की यूनिट सेम होते हैं, दोनों सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं, यह सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम 5th और 6th क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। हम 5th न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि वो कॉपर सल्फेट वाला इसी से रिलेटेड है। देखो, कैलकुलेट द टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमें टोटल मोल्स बताने हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। 0.1 मोलार KCl, इसको डिसोसिएट करते हैं। तो KCl को जब डिसोसिएट करेंगे तो आयन बनेगा K प्लस NCl माइनस। कितना मोलर है? 0.1। तो यह भी 0.1 होगा, यह भी 0.1 होगा। तो टोटल मोल्स या पार्टिकल्स दोनों को ऐड कर दो। 0.1 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। किसका? KCl का। चलिए आगे देखते हैं। अब 0.05 मोलार एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट कितना दिया है? 0.05 मोलार। कौन है? एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्राइस।
अब इसको डिसॉल्व करते हैं, आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करें Al2SO4 का होल थ्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। यह बनेगा 2Al प्लस एंड 3SO4 पर ट्वाइस माइनस। कितना है ये? 0.05 मोलर। यहां भी मोलर लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहां डबल, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 मोलर। ये क्या हो जाएगा? यहां 3 है तो 0.05 को 3 टाइम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.15 मोलर। तो यहां टोटल पार्टिकल यहां कितने हो जाएंगे? ये समझ में आया ना कैसे लिया मैंने? अरे भाई, जो भी नंबर यहां है उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको। देखो मल्टीप्लाई करके चेक करो। टोटल पार्टिकल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.1 प्लस 0.15, तो इसका आंसर आ गया 0.25। कितना आंसर आया? 0.25। अब क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनो। तो स्टूडेंट यहां पर किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा होगा वो बताना। तो किसके पार्टिकल ज्यादा है? एल्यूमिनियम सल्फेट के पार्टिकल ज्यादा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा ही होगा क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है। स्टूडेंट अब 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के, ये हमको पता है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? केबी इंटू एम। एम क्या है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एम की वैल्यू क्या होती है? एम इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो फॉर्मूला है। यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। यह डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकल में कह क्या रहा है? कह रहा है कि सेम सोल्यूट को हम डिफरेंट अमाउंट में करके सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और वह अलग अलग अमाउंट में बॉइलिंग पॉइंट को कितना एलिवेट करेगा, वह इसी को हमें चेक करना है। तो 2 बार लिया हुआ है, तो एक बार बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा टीबी1, और दूसरा जो एलिवेशन होगा उसे हम कहेंगे डेल्टा टीबी2। हमें यही कैलकुलेट करने के लिए दिया है, और यह हमारा 2 केल्विन दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है? 2 केल्विन ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। पहले फॉर्मूला बनाते हैं। डेल्टा टीबी फर्स्ट कंपोनेंट का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबी इंटू, केबी की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम है, तो केबी चेंज होने वाला है नहीं। W2 इंटू 1000। अब ये W2 1 का लिख दूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन M2 फर्स्ट कंपोनेंट का इंटू W1 फर्स्ट कंपोनेंट का। ऐसा सेम हम लोग लिखेंगे डेल्टा टीबी2। जब हमने अमाउंट चेंज किया तब की बात कर रहा है भाई। सेम सॉल्वेंट सोल्यूट है, केबी सेम होगा, पहले वाले कितना, यहां पर हो जाएगा W2 किसका? 2 वाले कंपोनेंट का। जब दोबारा हमने अमाउंट चेंज किया इंटू 1000 ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? M2 सेकेंड कंपोनेंट, W1 सेकेंड कंपोनेंट। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। अगर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, 2 को फर्स्ट से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? डेल्टा टीबी सेकेंड डिवाइड बाय डेल्टा टीबी फर्स्ट।
डिवाइड करके चेक करते हैं। इसको ऊपर लिख लेते हैं, केवी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M22 इंटू W12 डिवाइड बाय, ये तो पूरा पहले कंपोनेंट का, अब इसको लिखेंगे KB इंटू W21 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या कह रहा है M21 इंटू W11, यही तो होगा। देखो दोनों सेम सोल्यूट और सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की तो क्वांटिटी भी सेम है, यानी W1 इज इक्वल टू W2। W1 से किसको, सॉल्वेंट के फर्स्ट क्वांटिटी, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, हम W से रिप्रेजेंट करते हैं W1, और सोल्यूट की क्वांटिटी को हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही तो चेंज कर रहा है, W2 चेंज कर रहा है, W1 तो सेम है। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की बात किया उसने, तो W1 इज इक्वल टू W2 होगा। दूसरा M1 इज इक्वल टू M2 होगा, क्योंकि उसी सोल्यूट की बात कर रहा है, सेम सोल्यूट की बात कर रहा है, तो दोनों का मोलर मास सेम होगा। मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, चाहे आप 1 ग्राम लो, चाहे 50 ग्राम लो, चाहे 50 किलो ले लो, चेंज तो नहीं होने वाला है ना, मोलर मास तो वही रहेगा। ऐसे सोल्यूट को हम 30 ग्राम ले, 50 ग्राम ले, मोलर मास तो सेम ही होगा ना, तो M1 इज इक्वल टू M2। तो बताओ कितना कितना कैंसिल हो जाएगा, हमारा KB सबसे पहले कैंसिल होगा, 1000 कैंसिल होगा। देखो W2 वेट ऑफ सोल्यूट है, याद रखना, ये इक्वल नहीं ले रहा है, यही तो डिफरेंट ले रहा है। W1 कैंसिल होगा, M1 कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो जाएगा एक चीज को छोड़कर। इधर क्या बचा, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर बचा डेल्टा TB2 डिवाइड बाय डेल्टा TB1 इज इक्वल टू, क्या बचा वहां पे, W22 डिवाइड बाय W11। अब देखो हमको निकालना क्या था, यही 2 डेल्टा TB2 निकालना था, तो रख देते, इसको निकालते हैं डेल्टा TB2, यानी जब क्वांटिटी डिफरेंट किया तो कितना एलिवेशन हुआ वही पूछ रहा है, कितना हुआ था, 2 केल्विन हुआ था। कितना अमाउंट अभी लिया है 30, पहले कितना लिया था 50, इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा TB2 इज इक्वल टू, इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 0 तो पहले इसका कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 यानी 3 इंटू 2 कर दो डिवाइड बाय 5, 3 2 जा 6, 6 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 1.2 केल्विन, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो होप आपको 1 मार्क 2 मार्क और MCQ समझ में आ गए होंगे। आगे के लेक्चर में हम 3 और 4 मार्क को देखने वाले हैं, क्योंकि अगर आज बना लेता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें दूसरा पार्ट मजबूरी में बनाना पड़ रहा है स्टूडेंट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।